अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, किस्त नंबर 15। सिमी की मौत के बाद मैं इस हद तक परेशान हो गया कि मेरे तमाम आसाब मुतासिर हो गए। अगर इस वक्त मुझे रेडियो स्टेशन पर नौकरी मिल गई होती तो शायद मेरे पास माकूस सोच के लिए इतना वफरवत ना होता, लेकिन अब मैं सारा दिन चरस की सिगरेट पीता, कभी पलंग पर, कभी शहनशीन पर, कभी फर्श पर और कभी बाहर लॉरेंस बाग में जाकर लेटा रहता। मुझ में उठकर चलने फिरने की सिकत कम हो गई थी। मेरी तमाम हिस्सियात और अमले इस्तरारी तब्दील हो चुके थे। खुली आंखों में मच्छर घुस जाते और मैं इन्हें झपकना भूल जाता। पानी हलक के बजाय सांस की नाली में जाकर गोते की सी कैफियत पैदा करता। चलते चलते फर्नीचर से टकराना और टखने, पाँव के अंगूठे, घुटने जख्मी करना मेरा मामूल था। मेरे अंदर सिमी के मरने से कई सवाल उभर आए थे और इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई मौजूद ना था। सिमी के मरने की क्या वजह थी? अगर कोई खुदा था तो इसने इस जैसी लड़की को मरने क्यों दिया? अगर रूह मौजूद थी तो फिर अब वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकती थी? सवालात के चक्कर पहले सिमी के मरकजी हिस्से में बंद थे और इसकी ज़ात से वाबस्ता थे, लेकिन जिस तरह सुई रिकॉर्ड के पहले दायरे से सफ़र शुरू करके दायरा दर दायरा अंदर को सफ़र करती है, मेरी सोच न्यूक्लियस से निकलकर दायरा दर दायरा बहुत दूर तक बाहर को फैलती जाती और आखिर मैं सोचता रह जाता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? और अगर मुझे कहीं नहीं जाना और इसी मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी मिक़दार बनकर वापस लौटना है तो फिर ये सारी तगवदो क्यों? ये सारा अजाब किस लिए? कायनात क्या है? इस कायनात से परे कौन छुपा बैठा है? क्या कायनात वाले से हमारा बेहकीकत ज़रात का कोई ताल्लुक है? क्या इसने हमें सिर्फ अपने तफन्नुन तबाह के लिए बनाया है? सवालात का ये चक्कर आवाज़ की लहरों की तरह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता। सिमी की मौत के बाद मैं कितनी ही देर बाकायदगी से रोज़ आफताब को ख़त लिखता। सारे वाक़यात की तफसील दर्ज होती, इनका तज्ज़िया होता, क्योंकि मेरा ख़याल है वाक़यात के बयान से कभी सारे वाक़यात पता नहीं चलते, क्योंकि वाक़यात का बयान सिर्फ बालाई सच है और इसके अंदर तह दर तह और बहुत कुछ होता है। सारे वाक़यात की तौज़ीह और तफसील के बाद मैं ख़त को पोस्ट करने के लिए माल रोड के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग से ज़रा आगे YMCA वाली बिल्डिंग में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान के आगे ये ख़त मैं फाड़ कर फेंक देता। फिर ये पुर्ज़े हवा ले जाती और भिख मंगे बच्चों की तरह ये कागज़ी टुकड़े सड़क पर कारों के इर्द गिर्द बिखर जाते। बहुत कोशिश के बावजूद मैं आफताब को सिमी की मौत की इत्तला ना दे सका। कभी कभी हिस्सियात मुझे नॉर्मल लगती और मेरे जिस्म में जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा होती। मैं अपनी नौकरी का पता करने रेडियो स्टेशन का रुख करता। रास्ता भी मेरे साथ चरस का सिगरेट होता। चंद्रा की कलर ज़दा ज़मीन मेरे पांव तले भागती और हर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मुझे अपना बाप खड़ा नजर आता। वापडा की बिल्डिंग के सामने से गुजरकर असेंबली हॉल की तरफ मुड़ते वक्त ऊंची फलकबोस इमारतों की साइकी के बायस मुझ में फिर कुछ बनने की आरज़ू जागती। मैं सोचता कि आखिर सिफारिश का ज़माना है, मुझे भी प्रोड्यूसर की नौकरी सिर्फ MA की डिग्री दिखाकर नहीं मिलेगी। मुख्तार भाई की मदद लेकर मुझे भी किसी सिफारिश का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन जिस वक्त मैं शिमला पहाड़ी से मुल्हिक पेट्रोल पंप तक पहुंचता, मैं अपने मुस्तकबिल, ज़ात, नौकरी से बेफिक्र हो जाता। सिमी के मुतल्लिक में फिर ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाता जैसे वो मैनिला, पोर्टो रिको या काठमांडू गई हो। मैं इसके ख़त का पिक्चर पोस्ट कार्ड का इंतज़ार करने लगता। मुझे सोच रहती कि वापसी पर वो मेरे लिए क्या सौगात लाएगी।
مٹی کی بنی ہوئی پائپ، گلے میں پہننے والا تجسماتی خنجر یا پھر جرابوں کے اندر پاؤں خشک کرنے والا الیکٹرانک سپنج۔ ریڈیو اسٹیشن پر مجھے کوئی کام نہ ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب انٹرویو کی تاریخ مقرر ہوگی اس کا اعلان اخباروں میں ہو جائے گا، لیکن ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر ایک خاص قسم کی بے عزتی کا احساس ہوتا۔ اس بے عزتی سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ڈرامہ پروڈیوسر مجھ سے اس لیے نظریں چراتے تھے کہ ان کا خیال تھا میں کسی ریڈیو پروگرام میں آواز لگانے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ موسیقی کے پروڈیوسر مجھ سے اس لیے خائف تھے کہ انہیں خوف تھا کہ میں گانے کا پروگرام نہ مانگ لوں۔ عطائی صورت شوقیہ گانے والوں سے بیچارے ویسے بھی خائف رہتے تھے۔ ڈیوٹی افسر کو فکر رہتا کہ کہیں میں لمبے فون کرنے نہ بیٹھ جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ ان تمام صورتوں سے واقف ہو گیا جو روز یہاں آتی تھیں۔ بڑی عمر کی طوائفوں، لنڈے کے کپڑوں میں ملبوس ایکٹری کے رسیا، نو عمر لڑکیاں جن کی آوازیں کم جسم زیادہ سان پر چڑھے تھے، مباحثوں کے شوقین پروفیسر، خواتین میں پروگرام میں انٹرویو دینے کی خواہاں، لومڑی صفت معمر خواتین، انانسری کا شوق رکھنے والے نر مینڈکوں جیسی آواز والے مرد، خبروں کو ہتھوڑے کی ضرب کی طرح پڑھ پڑھ کر سنانے والے، نو عمر طوائفیں جن کے سروں پر چادریں اور ہونٹوں پر لپسٹک ہوتی۔ یہ جگہ ایک کائنات تھی، کمپیوٹر مشین جیسی۔ مجھے نہ ریڈیو اسٹیشن سے دلچسپی تھی اور نہ نوکری سے، لیکن اسی بھوسے میں ایک روز مجھے پھر پروفیسر سہیل مل گیا۔ اتنے بڑے ڈھیر میں سٹین لیس سٹیل کی چمکدار سوئی جس کے ناکے پر سونے کا ملمہ چڑھا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں پروفیسر سہیل سے ملا تھا تو سیمی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی، لیکن ایک روز جب میں سعید کے دفتر سے نکل کر گیلری میں جا رہا تھا تو مجھے اچانک پروفیسر صاحب سرخ چیک کی قمیض اور کھلے پائنچوں والی پتلون میں ملبوس نظر آئے۔ اس وقت وہ پائپ پینے میں مشغول تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکے، پھر ماتھے پر 3 بل ڈالے اور پائپ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا۔ تم قیوم ہو؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ سوشیولوجی پڑھتے تھے مجھ سے؟ جی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محبت ہو گئی ہے کسی سے؟ انہوں نے انگریزی میں سوال کیا۔ میں چپ رہا۔ نشہ وشہ تو نہیں کرتے نا؟ میں پھر بھی چپ رہا۔ نوکری ملی کہیں؟ درخواست دی ہوئی ہے سر۔ سر ور کا تکلف چھوڑو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ السر ہو گئے ہیں سر۔ اس عمر میں؟ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ السر ڈیوڈنل ہے کہ گیسٹرک؟ گیسٹرک سر۔ کسی ڈاکٹر سے ملے ہو کہ اپنا علاج خود کر رہے ہو؟ پروفیسر سہیل کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 6-7 سال ہی بڑا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا چہرہ 70 سالہ بوڑھے کی طرح جھریوں سے بھر جاتا۔ ہاں جی ملا ہوں، بیریم ٹیسٹ بھی کروا چکا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تیزابی کیفیت کے لیے کیا کرتے ہو؟ اینٹی ایسڈ دوائیاں پیتا ہوں، زیادہ تر دودھ نہیں استعمال کرتا ہوں۔ شکل سے تو لگتا ہے کہ تم نے کبھی دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں مسکرا دیا تو پروفیسر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے جانا تھا سر۔ چلے جانا، اور یاد رکھو میں جس طرف جاؤں گا ادھر ہی تمہیں جانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں موٹر سائیکل سے اتار دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں مال روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور پروفیسر سہیل بیرا کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ کیا کھاؤ گے مسٹر السر؟ شامی کباب، سموسے، سینڈوچ؟ میں نے سینڈوچز پر اکتفا کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ شامی کباب یا سموسے میرے معدے میں تیزاب پیدا کر دیں گے۔ کچھ ہوٹل کا ماحول تھا، کچھ پروفیسر سہیل کا مخصوص طریقے گفتگو۔ بہت سنجیدہ لیکچر کے دوران وہ مزیدار لطیفے سنانے کا عادی تھا۔ مسائل کو شدید شکل دے کر فوراً ان کا ایک آسان سا حل پیش کر دینا اس کی عادت تھی۔ یہاں پہلی بار اس کی صحبت میں مجھے ایسے احساس ہوا جیسے میں کسی گرو کے سامنے بیٹھا ہوں۔ صوفی حضرات کی اصطلاح میں نامعلوم طریقے پر میری قبض دور ہونے لگی۔ پتہ نہیں پروفیسر سہیل توجہ دینے کا طریقہ جانتا تھا کہ اسے انسان کو سکھ دینے کا طریقہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے نارمل ہونے کا قوی شبہ ہونے لگا۔ کس لڑکی نے یہ حلیہ عنایت کیا ہے؟ کوثر نے؟ وہ عام طور پر تمہارے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ میں چپ رہا۔ فرزانہ اور طیبہ؟ لیکن وہ لڑکیاں کسی ذہین پڑھے لکھے مرد کو متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ پانی میں پکی ہوئی گوبھی کی طرح بھج بھج کرتی تھی۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اینجلا؟ میں چائے پینے میں مشغول رہا۔ وہ اچھی تھی، نمکین بسکٹ جیسی، لیکن اسے بڑا کمپلیکس تھا۔ کمپلیکس والی لڑکی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔
अब सिर्फ सिमी का नाम बाकी रह गया था, लेकिन प्रोफेसर सुहेल ने इसका नाम न लिया। चलो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, इश्क से भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इश्क के दौरान रिलैक्स करना आना चाहिए। इसने मोहब्बत से हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। वो बड़ी देर तक पैराफिजिक्स से लेकर ग़ज़ाई इलाज तक बातें करता रहा। फिर अचानक वो तमाम उलझे हुए इल्मी टॉपिक छोड़कर मेरी तरफ लौट आया। क़य्यूम, जब मैं 7 साल का था तो मैंने गुलिवर के सफ़रनामे ख़त्म कर लिए थे। 9 साल की उम्र तक मैं उमर ख़याम की रुबाइयों से पार हो चुका था। 10वीं में एच.जी. वेल्स और एडगर एलन पो मेरे पसंदीदा अदीब थे। टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, हरमन हेस, काज़िम, तेज़ाकी, सिर्फ फिक्शन ही मेरे दिमाग पर सवार नहीं रही। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पैरासाइकोलॉजी, मैं किताब के जंगल में बढ़ा पला हूँ, लेकिन इन सारी किताबों ने मुझे रिलैक्स करना नहीं सिखाया। तुम और किसी हद तक सिमी मेरे जैसे हो, मौजूदा अहद की पढ़ी लिखी कम गश्ता रूहें हो। अरे यार, मैंने एक लड़की का नाम लिया है, तुम्हें 440 वोल्ट तो नहीं लगा दिए? मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। पढ़ाई ने मेरी जिंदगी को आसान नहीं बनाया। हाँ, मुझ में एक वजदान पैदा कर दिया है। अब मैं जानता हूँ कि अल्सर, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, असाबी बीमारी दरअसल बीमारियां नहीं हैं। ये मॉडर्न तालीम याफ्ता हसास इंसान का मुकद्दर है। आम हालात में रिलैक्स ना कर सकने के इनामात हैं। बनी नूं इंसान को हर दौर में कोई ना कोई बीमारी रही है। कभी मलेरिया, कभी ताउन, चीचक की वबाई शक्ल। ये अल्सर आज के इंसान की इजाद है। और माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है, रिलैक्स नहीं करवा सकता बच्चे। इस वक्त मैं प्रोफेसर सुहेल साहब को सिमी के मुतालिक सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर की मुस्कुराहट ने मेरा ये जज्बा कम कर दिया। मैं भी अजीब अजीब राहों से गुजरा हूँ क़य्यूम। मैंने ज़िंदगी में तजर्बात कम हासिल किए हैं, लेकिन दूसरों के तजर्बात में खूब जला हूँ। मुझ पर भरोसा है? बहुत सर। मैं इसकी बैक में था। एक आसान इलाज बताएं, पुरानी टूटी की वॉशल बदलने जितना आसान। ज़रूर सर, ज़रूर। योगा किया करो। योगा इंसान की अंदरूनी रफ्तार को सुस्त कर देता है। ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। पहले तनी हुई हड्डियां, बंधे हुए जोड़ ढीले पड़ते हैं। ये जो जबड़े हैं, इनका तनाव कम होता है। फिर रफ्ता रफ्ता अंदर की स्पीड घटती है, सांस ज्यादा आता है, फेफड़े साफ होने लगते हैं। देख लो, आसान हल है, लेकिन बाकायदगी रहेगी यंग मैन। रहेगी सर। लड़की और नो लड़की, योगा जारी रहेगा सर। अंदर ही अंदर मैं योगा के खिलाफ था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये हिंदुस्तान के इस कल्चर का हिस्सा है जो वो बैरूनी ममालिक को बेचता है। लेकिन अपने तासुब पर काबू पाकर मैंने इकरार किया। तालीम में एक बुराई है क़य्यूम। इसकी वजह से कौमों में मजमूई तौर पर और फर्द में अलहदा अलहदा बहुत तजस्सुस पैदा हो जाता है। ये तजस्सुस इसे घसीटते फिरता है। ऐसे सवाल दिल में उभरते हैं जिनका जवाब तालीम नहीं दे सकती। खुदा कसम, मैं बहुत पढ़ने लिखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। इन सवालात की वजह से, इन अधूरे जवाबों की वजह से मॉडर्न आदमी में एक बेनाम जस्तजू पैदा हो जाती है, जैसे कोई कुत्ता अपनी दुम के ताकुब में चक्कर लगाता है। भाई मेरे, कोई कब तक बेनाम जस्तजू में मुब्तला रहकर अल्सर से बच सकता है? दीवानगी के सामने बंद बांध सकता है। एकदम प्रोफेसर सुहेल अपनी कुर्सी से उठा, 2-4 कुर्सियां इधर उधर की और सर के बल दीवार के साथ खड़ा हो गया। फिर इसने इसी हालत में चौकड़ी लगाई, कमीज के बटन पैंट से निकाले और पेट के फटे कुछ ऐसे सी कोड़े कि सारा पेट छोटी सी ईंट में बदल गया। फिर वो कलाबाजी लगा कर उतरा और कवल आसन में बैठ गया। होटल में रश नहीं था, लेकिन जो भी मौजूद थे इस तरफ मुतवज्जा हो गए। तुम चाहो तो मैं नाक के रास्ते 1 गज धागा पेट में डाल सकता हूँ। इधर आ जाइए सर, सब देख रहे हैं। वो इत्मीनान से उठा, पतलून में कमीज डाली और मेरे पास बैठकर पाइप सुलगाने लगा। इसे इर्द गिर्द के लोगों की परवाह न थी। काफी देर तक वो मुझे सादा सादा वर्जिशें समझाता रहा। जमाई लेने, सीधा तख्ते की मानंद जिस्म ढीला छोड़ने, पेट, छाती और कंधों को बैठते वक्त छोड़ देने की हिदायत देता रहा। सुनो जल्दबाज आदमी, योगा के मतलब है रिलैक्सेशन। तमाम वर्जिशें स्लो मोशन में होंगी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। इसके बाद वो देर तक मुझे सांस लेने का तरीका समझाता रहा। मेरे नथने अपनी उंगलियों से बंद करके इसने मुझे मशक भी कराई। सांस सबसे जरूरी चीज है। इस वक्त तुम अपने सारे फेफड़ों से सांस नहीं ले रहे। जब दोनों तरफ की धौंकनी पूरी चलने लगे तो ये अल्सर वगैरह सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
जब सांस लो तो तमाम तर तवज्जो सांस पर दो, कोई लड़की वड़की का ना सोचो। गधे आदमी। एक बार महात्मा बुद्ध के पास तमाम हस्तियात लड़ती झगड़ती आई। आंख कहती थी मैं सब कुछ हूँ, कान कहता था कि मैं न रहूं तो आदमी दो कौड़ी का ना रहे, जबान कहती थी कि मैं ना होती तो लुत्फ क्या रहता। सब हिस्सियात का झगड़ा जब महात्मा बुद्ध ने सुन लिया तो वो बोले, देखो भाई, तुम में से वही उत्तम है जो चली जाए तो आदमी ना रहे। सांस ने प्रणाम किया और बोली, लीजिए मैं तो चली, फैसला आप ही हो गया। भाई मेरे, मुहावरे पढ़ा करो, कोई कोई अच्छा होता है। सांस है तो जहान है, जान है तो जहान है, मैंने तस्हीह की। एक ही बात है, मायने एक ही हैं। सांस का तवातर ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। प्राण अंदर जाने लगे तो सब चक्र दुरुस्त हो जाएंगे। सब चक्र दुरुस्त हो गए तो खुद बहुत ऊपर उठने लगोगे, बिल्कुल रिलैक्स करके। प्राण चक्र, ये क्या बुलाए हैं? आज के लिए काफी खुराक हो चुकी है, बाकी फिर किसी दिन। मैं आपसे कहाँ मिलूं सर? मुझसे मिलने की जरूरत क्या है? वर्जिश करते रहो और सोचते रहो, तुमको किस चीज की तलाश है, अपनी या खुदा की? इसके अलावा हर तलाश बेकार है, किसी की भी नहीं। मुझे तो बस जलन ना हुआ करे मेदे में। फाइन फाइन, ये तो और भी अच्छा है। जब मंजिल इतनी छोटी और करीब हो तो फिक्र कैसा? मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी मामूली वर्जिशों से फायदा होगा सर। नहीं आता? नहीं जी। ओए पेंडू, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। पहले इंसान या अपनी तलाश करता था या खुदा की, इसकी जुस्तजू बेनाम नहीं होती थी। अब तुम्हारे जैसा मॉडर्न पढ़ा लिखा गधा ये भी नहीं जानता कि इसे तलाश किस चीज की है। फिर वो ये कैसे मान ले कि कहीं कोई सादा सा इलाज है जो इसे सुकून दे सकता है। अच्छा, चंद दिनों के लिए तजर्बे के तौर पर योगा कर लोगे? अगर आप हुक्म दें। हुक्म के टट्टू, अपने फायदे के लिए योगा करना, मुझे खुश करने के लिए नहीं। अगर अफाका ना हुआ तो मैं आपको कहाँ तलाश करूं? मुझे क्यों तलाश करना है? सौदाई आदमी मुझे नहीं मिलना, ना कोशिश करनी है मुझे मिलने की। योगा करते रहना है, करते चले जाना है। मुझे एक अरसे के बाद कोई बैसाखी मिली थी, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बाकायदगी से, हर रोज। मैंने इल्तिजा की। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं स्पून फीडिंग के खिलाफ हूँ। तुम में अपने अल्सर से लड़ने की कुव्वत पैदा होनी चाहिए। तुम्हें अपनी बैटरी खुद चार्ज करने का तरीका आना चाहिए। मुझे मिलते रहे तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मुझे एक वजह से तुमसे बड़ी दिलचस्पी है क़य्यूम, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता हूँ। कौन सी वजह सर? अभी नहीं बता सकता, कभी बताऊंगा। आफताब और तुम, मेरे बड़े प्यारे तालिबे इल्म को, तुम्हें मैं भुला नहीं सकता, कभी नहीं। एकदम वो खामोश हो गया। इसने अपनी पाइप का लंबा कश लगाया और मुस्कुराने लगा। प्रोफेसर सुहेल का सब कुछ इसकी मुस्कुराहट थी। इसके होंठ मुस्कुराने से पहले इसकी आंखों में दिए रोशन कर देते, जैसे शीशे की सुराही में कंदील रोशन हो जाए। आंखों के बाद इसके दांत होंठों से पहले मुस्कुराते, फिर इस फैलाव में नाक के नुथने और अबरू, गाल, माथा, कान सब शामिल हो जाते। मेरा ख्याल है वो लोग भी जो इसकी पुश्त पर बैठे होते इसकी मुस्कुराहट के असर से बच नहीं सकते थे। मॉडर्न लिबास में योगा करने वाला प्रोफेसर बड़ी चमकदार मुस्कुराहट के साथ उठा। इसने बिल अदा किया, बैरे को टिप के साथ मुस्कुराहट का अतिया दिया, फिर सारे में मुस्कुराहट की सर्च लाइट डाली और लंबी चौड़ी तमहीद के बाद कहा, अच्छा क़य्यूम, फिर मिलेंगे। कब सर, कब? यहाँ कहीं भी। मुलाकात को औकात का पाबंद नहीं होना चाहिए। मैं इसके बगैर अजीब बेबसी महसूस कर रहा था। लेकिन सर, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ क़य्यूम, मुझे तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन की बहुत फिक्र है। सो लॉन्ग। इसने पलट कर मेरी जानिब निगाह न डाली और होटल का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अदब साराय।